हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हिना वर्मा। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चैप्टर समझ ना आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना और मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगी। और अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ और वो चीज ये है कि इस चैप्टर को हम प्रॉपरली लाइन टू लाइन जैसे एनसीईआरटी है वैसे ही पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक नहीं किया है वीडियोस को तो लाइक करो और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और फिर बताना कि कैसा लगा मेरा पढ़ाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है क्लास 8 की साइंस का, एनसीईआरटी का स्पेशली चैप्टर 15 जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना और मैं हूं हिना वर्मा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, लाइटनिंग क्या होती है। अर्थक्वेक आप सबको पता है, अर्थक्वेक क्या होता है। जब हमारी जो अर्थ है वो शेक कर रही होती है तो वो अर्थक्वेक होता है। और लाइटनिंग क्या होता है, जब हमें आसमान में क्या दिखती है, बिजली कड़कती हुई दिखती है तो वो लाइटनिंग होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये होता कैसे है, इसके पीछे की वजह क्या है, अगर ये हो रहा है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। अच्छा, हमने ये तो बात ही नहीं करी कि क्या हम इसे रोक सकते हैं। नहीं, हम इसे रोक नहीं सकते। क्यों हमने ये बात नहीं करी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि ये नेचुरल फिनोमिना है और नेचर को तो हम नहीं रोक सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बचा सके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 7th, you read about winds, storms, and cyclones. You learned that the cyclones can cause a lot of damage to human life and property. हमने क्लास 7th में पढ़ा कि storms क्या होते हैं, है ना। हमने पढ़ा साइक्लोन्स क्या होता है, हमने पढ़ा winds क्या होती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक क्या होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब भी ये नेचुरल फिनोमेना आएंगे तो ह्यूमन लाइफ और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को बहुत 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 ज्यादा नुकसान होता है। You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. और हमें ये भी पता है कि हम इस फिनोमिना से, चाहे वो कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, है ना। क्योंकि हम बिल्कुल तो नहीं बचा सकते। अगर बिल्कुल ही बचा लेते तो हम नेचर को कंट्रोल कर लेते और नेचर को कंट्रोल तो अभी हम नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान ने बनाया है। In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize the destruction caused by these phenomena. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लाइटनिंग और earthquake क्या होता है, उससे कितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है और साथ ही साथ कि हम उस मेजर्स मतलब क्या मेजर्स लें जिसकी वजह से हम अपने आप को बचा सके, अपनी जान को बचा सके और अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। लाइटनिंग। लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग क्या होता है, जब हम बिजली को कड़कते हुए देखते हैं। अच्छा, ये जो है छोटी छोटी चीजें आपने अपने घर में या अपने आसपास अपने सराउंडिंग में कहीं ना कहीं नोटिस की होंगी। वो चीजें क्या है, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन द वायर्स बिकम लूज। आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक पोल के पास वायर्स होती हैं और वो वायर्स लूज हो जाती हैं तो आपको कुछ स्पार्क्स नजर आते हैं, है ना। कुछ आपको क्या बोलते हैं, उसे चिंगारी नजर आती है ना। दिस फिनोमिना This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. और ये phenomena बहुत ज्यादा common है जब wind मतलब हवा जो है बहुत तेजी से चल रही हो, जिसकी वजह से जो wires हैं वो हिल रही हो और हिलते हिलते वो एक दूसरे से टकरा रही हो और जिसकी वजह से sparks आपको नजर आ रहे हो, है ना। Okay. You might have also seen that the sparks when a plug is loose in its socket. हमने ये भी देखा है कि कभी कभार क्या होता है, हमारा जो सॉकेट है उसके अंदर अगर हम अपने फोन का अडेप्टर जो है वो प्लग इन करना चाहते हैं तो क्या होता है, कभी कभार वो लूज हमें दिखता है और जिसकी वजह से अगर हम ऐसे ऐसे अडेप्टर को आगे पीछे हिलाते रहते हैं तो क्या होता है, हमें हल्के हल्के स्पार्क्स से नजर आते हैं। स्पार्क्स चिंगारी नजर आती है जिसके अंदर हमें लाइट सी नजर आती है।
Lightning is also an electric spark, but on a huge scale. लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल पे। बहुत बड़े स्केल पे क्यों? क्योंकि ये आसमान में हो रहा है, ये छोटा सा तो है नहीं, ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को, बहुत ही बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये छोटा तो नहीं है, ये काफी बड़ा है। तो इसीलिए लाइटनिंग जो है वो भी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क ही है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर। ओके, in ancient times, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. अब पिछले मतलब पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में, क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी, लोगों को साइंस के बारे में नहीं पता था, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी, तो पुराने जमाने में अगर कभी लाइटनिंग आ जाती थी, लाइटनिंग हो जाती थी, तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते थे। और डर के क्या करते थे? डर जाते थे और सोचते थे कि यार हमने ना कुछ बहुत बुरा कर दिया है, हमारे बहुत कुकर्म है, मतलब बेकार कर्म है, ठीक है, हमने जो एक्टिविटीज करी है वो बेकार है, जिसकी वजह से जो गॉड है, मतलब जो भगवान है, वो हमसे नाराज हो गए हैं और वो अपनी नाराजगी हमें लाइटनिंग के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. लेकिन अब हमें पता है कि lightning जो होती है वो होती है चार्जेस के इकट्ठे होने पे। accumulation of charges मतलब जब चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से lightning होती है। तो हमें ये पता चल गया कि भगवान तो हमसे नाराज नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नेचर के अंदर मतलब क्लाउड्स के पास क्या हो रहा है, चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, और जब वो चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें लाइटनिंग के रूप में नजर आ रहे हैं। We need not to be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि हम जो है लाइटनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें लाइटनिंग से उस तरह डरना भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें कुछ मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से हम डेडली स्पार्क्स से बच सकें। डेडली स्पार्क्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्पार्क्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ह्यूमन लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, मतलब लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। The sparks that Greeks knew about. अब हम बात करते हैं ऐसे स्पार्क्स के बारे में जो ग्रीक लोगों को पता था। ठीक है, वो स्पार्क्स क्या थे? कहते हैं the ancient Greeks knew as early as 600 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, या फिर बिफोर कॉमन एरा। पहले बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था, अब उसका नाम बिफोर कॉमन एरा लिख दिया गया। ठीक है, that when amber is a kind of resin was rubbed with a fur, it attracted light objects such as hair. यहाँ पर ये बोलते हैं, कहते हैं एम्बर जो होता है, एम्बर क्या है? एक तरह का रेजन है। रेजन क्या है? जो गम से निकलती है ना ट्रीज के अंदर से, वो गम जो है बहुत ज्यादा पॉलीमर्स बना सकती है। आपको उसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये मानना है कि रेजन है एक जिसका नाम है एम्बर। ठीक है, जब उस एम्बर को हम फर के साथ रब करते हैं तो वो जो एम्बर है वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है या फिर हेयर को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एम्बर जब फर के साथ रब किया जाता है तो एम्बर इस काबिल बन जाता है कि वो हल्की ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमारे हेयर हैं उन्हें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब हेयर जो है वो उसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, okay, you might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे अब जैसे सर्दियों का मौसम है, हम सब ने वुलन कपड़े पहने हैं या पॉलिएस्टर क्लॉथ अगर हम कभी पहनते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम उन्हें उतारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारे जो हेयर हैं वो क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैंने ये पहना हुआ है, अगर मेरी बॉडी से ये रब करेगा, मेरी स्किन से ये रब करेगा, तो क्या होगा, मेरी स्किन जो है उसके ऊपर कुछ बाल हैं, है ना, मतलब कुछ हेयर हैं, और हेयर जो है वो बहुत लाइट है। क्योंकि मैंने इसे रब किया अपनी स्किन के साथ तो ये चार्ज हो गया।
ठीक है। जब ये चार्ज हो गया और मैं इसे हटाती हूँ तो मेरा जो बाल है, मेरे जो हेयर है मेरी स्किन के ऊपर, वो इकट्ठे हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, है ना। इकट्ठे मतलब सारे एक साथ नहीं आ जाएंगे, मतलब खड़े हो जाएंगे, है ना। अब ये खड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हेयर जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स है, वो हल्के ऑब्जेक्ट हैं, है ना, हल्की थिंग्स है। और ये जो है ये चार्ज ऑब्जेक्ट था। चार्ज ऑब्जेक्ट जब किसी हल्की चीज के पास जाता है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है उसे। तो इसीलिए हमारे जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। बट ये रोंगटे खड़े होना वो शौक से, वो डर से, वो वाला नहीं है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जब इसको अपनी बॉडी के साथ रब किया तो ये चार्ज हो गया, और चार्ज होने की वजह से इसने हेयर को क्या करा, एक तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन हमारे हेयर जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर तक है ना, हमारी बॉडी के साथ जुड़े पड़े हैं, अंदर तक है, रूट्स हैं इनकी। तो क्या होता है, हमारे हेयर इजीली तो बाहर आ नहीं सकते, तो इसीलिए वो सिर्फ खड़े ही रह जाते हैं। ये नहीं है कि हमने कपड़े उतारे और हमारे सारे हाथ पैर क्या हो गए, बिल्कुल चिकने हो गए, ठीक है, वैक्स नहीं हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से उखड़ के तो आ नहीं सकते स्किन से, इतना ज्यादा चार्ज थोड़ी ना है, ठीक है। ओके, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये जो चार्ज होता है बहुत कम है, ठीक है, ये वाला चार्ज जो है हमारे कपड़े में बहुत कम है। ओके, इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड क्रैकलिंग साउंड। और कभी कभार अगर आप रात में या अंधेरे में क्या करते हो, इन कपड़ों को उतारते हो, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप ब्लैंकेट को उतार रहे हो, ब्लैंकेट को उतार नहीं रहे हो, मतलब ब्लैंकेट के अंदर हो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इधर उधर मूवमेंट कर रहे हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो भी आपको कभी कभार नजर आएगा, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे, कि आपको दिखेगा कुछ लाइटनिंग टाइप, ठीक है, मतलब कुछ लाइट से आपको नजर आएगी, और साथ में आपको कुछ साउंड भी नजर आएगी, साउंड भी सुनाई देगी, ठीक है, मतलब ऐसे क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। तो ऐसी वाली साउंड आपको सुनाई दे सकती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ब्लैंकेट के साथ रब होती है, और वो जो है वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग नजर आती है, और जिसकी वजह से हमें कुछ साउंड भी सुनाई देती है। ओके, in 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the sparks from your clothes are essentially the same phenomena. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 के अंदर ही ये बोल दिया क्या, कि ये जो आपके कपड़ों की वजह से जो आपको हल्की सी स्पार्क्स नजर आ रही हैं, जो आपको साउंड सुनाई दे रही है, ये सेम फिनोमिना की वजह से हो रहा है, जैसा एम्बर को फर के साथ जब ग्रीस ने रब किया तो एम्बर ने क्या करा, हेयर को अट्रैक्ट किया। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलना चाह रहे थे कि जब आप अपने क्लॉथ को रब करते हो अपनी बॉडी के साथ, तो जो क्लॉथ है वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर स्टैंड जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो उठ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके ओके, however it took 2000 years for the realization to occur. We shall now study some properties of electric charges. यहाँ पर ये बोलते हैं लेकिन इस बात को ना 2000 साल लग गए रियलाइजेशन के लिए, मतलब 2000 साल बाद हमने माना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच था। मतलब जो क्लॉथ है वो चार्ज हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो भी जो है वो खड़े हो गए, ठीक है, रोंगटे खड़े हो गए हमारे। पर ये इस चीज को सोचने में, इस चीज को एक्सेप्ट करने में 2000 साल लग गए। ये 2000 साल क्यों लग गए? ये 2000 साल इसलिए लगे क्योंकि जो हम साइंस को पढ़ते हैं, तो साइंस में जो भी चीजें होती हैं उसमें बहुत 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 ज्यादा रिसर्च होती है। अब जब बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है तो उस रिसर्च में टाइम भी लगेगा। अब साइंटिस्ट की टीम बनी, रिसर्च हुई, उन्होंने ये बोला, फिर दूसरे साइंटिस्ट की टीम बनी, फिर रिसर्च हुई, फिर उन्होंने बोला, जब बहुत सारी टीम्स ने रिसर्च कर ली, बहुत ज्यादा जो है बार हमें सेम सॉल्यूशन, सेम आंसर मिला, तब जाके साइंस मानती है कि हाँ भाई ये सही है, यही फैक्ट है, और जो आप बोल रहे हो वो सही है। क्योंकि साइंस जो है वो एक बंदे के बोलने से कभी नहीं मानेगी कि एक बंदा क्या बोल रहा है, क्या पता वो सच हो, नहीं। साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करती है, साइंस रिसर्च पे बिलीव करती है, साइंस ऐसे ही बोल देने पे बिलीव नहीं करती। ओके, चलिए,
We shall also see how they are related to the lightning in the sky. तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और लाइटनिंग से इनका क्या संबंध है, कैसे ये लाइटनिंग से लिंक्ड है इलेक्ट्रिक चार्जेस, हम ये जानेंगे. Let us perform some activities to understand the nature of the electric charges. अब हम कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे या फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो मेन एक्टिविटीज आपको वही बताऊं, बाकी एक्टिविटीज आप घर पे खुद कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ मेन एक्टिविटीज करेंगे बट बाकी चैप्टर हम पूरा लाइन टू लाइन करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना. ठीक है, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम. अच्छा, अब हम जब बचपन में छोटे थे तो हमने कुछ गेम्स प्ले करी हैं. उनमें से एक गेम आपने ये भी देखी होगी कि आप क्या करते हो, अपना स्केल लेते हो या कॉम्ब लेते हो और उसको अपने हेयर के साथ ऐसे 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 करके रब करते हो. जब अपने हेयर्स के साथ आप ऐसे 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 करके रब करते हो और उसके बाद छोटे छोटे वहां पे पेपर के पीसेस रख देते हो, तो वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे, मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं. किसके साथ? किसके साथ? स्केल के साथ या फिर जो भी कॉम है उसके साथ, है ना. तो यहाँ पर ये भी यही बोल रहा है, कह रहा है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर. जब आप प्लास्टिक का स्केल रब करते हो अपने सूखे बालों पे, अपने ड्राई हेयर पे, अब तेल लगा के मत रब करना, फिर कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. तो स्केल जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है बहुत छोटे छोटे पेपर के पीसेस को. चार्जिंग बाय रबिंग. अब हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग. चार्जिंग बाय रबिंग मतलब रब करा हमने और उसकी वजह से कोई चीज चार्ज हो गई. ये क्या है भाई? चलो देख लेते हैं क्या है. When a plastic refill is rubbed with a polythene, it acquires a small electric charge. कह रहे हैं जब आप कोई प्लास्टिक की रिफिल लेते हो, जैसे आपके पेन के अंदर होती है, अगर आप उसे पॉलीथीन के साथ रब करोगे विगरसली, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा, तो वो जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है और साथ ही साथ जो रिफिल है उन दोनों में चार्जेस आ जाएंगे. ठीक है, उन दोनों में चार्जेस आ जाएंगे. मेनली अभी यहाँ पे बताएगा कि रिफिल में चार्ज आ जाएगा. Similarly, when a plastic comb is rubbed with your dry hair, it acquires a small charge. और जब आप प्लास्टिक कॉम्ब को अपने बालों के साथ रब करते हो तो आपकी प्लास्टिक कॉम्ब में भी कुछ चार्ज आ जाएगा. These objects are called charged objects. अब ये ऑब्जेक्ट्स जो है इन्हें हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि हमने इन्हें रब किया जिसकी वजह से चार्ज हो गए. अब ये चार्ज हो गए हैं तो इनका नाम हम चार्ज ऑब्जेक्ट रख देते हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम रब करते हैं और जिनके पास रबिंग की वजह से चार्ज आ जाता है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं. वेरी इजी, है ना. In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. जब आपने पॉलीथीन और क्या बोला, ड्राई हेयर के साथ आपने इसको रब किया, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिफिल ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं पॉलीथीन ले रही हूँ. जब मैं इन दोनों को रब करूंगी तो रिफिल पे तो चार्ज आएगा ही आएगा, लेकिन पॉलीथीन पर भी चार्ज आएगा. इसी तरह से अगर मैं कॉम्ब ले रही हूँ और उसको ड्राई हेयर्स के साथ रब कर रही हूँ तो कॉम्ब पे तो चार्ज आएगा ही आएगा, लेकिन हेयर पर भी चार्ज आएगा. ठीक है, लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू यू. और कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप चार्ज करके देख लेना. ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने वाली हूँ जो एक कन्वेंशन है, मतलब माना जाता है, तो हम देखते हैं. माना जाता है कि जब भी हम किसी कांच की रॉड को, मतलब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड है ना वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है. कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेती है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है तो सिल्क क्लॉथ कौन सा चार्ज लेगा? हमेशा उसका उल्टा. ठीक है, तो अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज की हो गई तो सिल्क क्लॉथ किस चार्ज का हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का. किस चार्ज का हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का. अभी हम ये सब पढ़ेंगे आगे, बट मैंने कहा आपको बता देती हूँ, है ना. चलो, एक्टिविटी 15.1 ऑफ योर NCERT. Take a used ball pen, refill and rub it vigorously with a piece of polythene. कहता है बॉल पेन की रिफिल लो, उसको तेजी से रब करो, किसके साथ? पॉलीथीन के साथ. Bring it close to the small piece of paper. और उसको, मतलब जो आपने रिफिल ली उसको पेपर के पीसेस के पास लेकर जाओ. जब आप पेपर के पीसेस के पास लेके जाओगे और वो चार्ज रिफिल थी तो वो चार्ज रिफिल क्या करेगी? उसको पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी, उन्हें अपने पास बुलाएगी. ठीक है, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और अ मेटालिक ऑब्जेक्ट. ये बोलता है, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है,
आपको ध्यान रखना है कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मतलब ये मेरा क्या है, रिफिल है, इसको मैंने क्या करा, पॉलिथीन के साथ रब किया ऐसे 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 करके, ठीक है। अब मैंने इसको अगर पॉलिथीन के साथ रब कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है कि जब ये चार्ज हो गया मेरे रिफिल, तो उस टाइम पे ना मुझे उस पर अपना हाथ लगाना है, नो, और ना ही मुझे उसके पास कोई मेटल लेकर जाना है, ठीक है। उसको मेटल से टच भी नहीं कराना, ना उस पर हाथ लगाना है। आपको क्या करना है, जब वो चार्ज हो जाए आप सीधा पेपर के पीसेस के पास लेके जाओगे। अगर आप उस पर हाथ लगा देते हो या मेटल की कोई ऑब्जेक्ट लगाते हो या कोई और ऑब्जेक्ट लगाते हो, उससे टच कराते हो, तो फिर क्या होगा, वो चार्जेस जो है वो दूसरी जगह चले जाएंगे या फिर चार्जेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी और पेपर के पीसेस जो है वो फिर अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, ठीक है। चलो, अच्छा, ये एक्टिविटी आप किस 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 के साथ कर सकते हो, ड्राई लीफ के साथ कर सकते हो, हस्क के साथ कर सकते हो, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज के साथ भी कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस किस तरह के होते हैं और उनका इंटरैक्शन। अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक चार्ज बलून था, दूसरा भी चार्ज बलून था, पर हमने तो सुना था कि जब चार्ज हो जाती हैं चीजें तो वो तो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रिपेल्ड, रिपेल्ड ईच अदर, मतलब वो रिपेल कर रही है, वो अट्रैक्ट नहीं हो रही, वो दूर जा रही है, दूर भाग रही है। ऐसा क्यों हुआ, पढ़ेंगे। अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल। फिर एक चार्ज रिफिल थी, दूसरे रिफिल के साथ रिपेल करने लग गई, दूर जाने लग गई, पास तो आई नहीं। पर यार अभी तो हमने पढ़ा कि चार्ज हो जाता है तो चीजें अट्रैक्ट होती हैं, क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं, देखते हैं। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर एक चार्ज बलून है वो तो चार्ज रिफिल के साथ अट्रैक्ट कर जाता है, ये क्या हुआ, कभी वो रिपेल कर रहा है, कभी वो अट्रैक्ट कर रहा है, भाई क्या चल रहा है ना। Does it indicate that the charges on the balloon is of a different kind from the charges on the refill? क्या ये हमें ये बताना चाहता है कि जो चार्जेस बलून पर है वो अलग है उन चार्जेस से जो चार्जेस रिफिल पे है। मतलब ये कि जब भी दो सेम चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, और जब अलग अलग चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम सेम चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे दो तरह के चार्जेस होते हैं, दो ही तरह के होते हैं, चलो देखते हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर व्हाइल द चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो दो सेम तरह के चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे और जो दो अलग अलग चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हाँ, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें बोला कि चार्जेस जो है वो दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जब आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो आप पॉजिटिव होते हो, जब आप बेकार बेकार बातें सोचते हो तो आप नेगेटिव हो जाते हो। इसी तरह यहाँ पे जो चार्जेस है नेगेटिव वाले, वो सही में नेगेटिव नहीं है, बुरे नहीं है, पर उनको हमने नेगेटिव बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि एक का नाम हमने पॉजिटिव रख दिया। जब एक का नाम हमने पॉजिटिव रख दिया तो दूसरे का नाम अलग रखने की वजह से हमने उसका नाम नेगेटिव रख दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 15.3, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। कहता है इन्फ्लेट टू बलून्स, दो बलून्स लो और उन्हें फुला लो, ठीक है, हवा भर दी आपने बलून्स के अंदर। हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर।
अब उन दो बलून्स को आपने ऐसे हैंग करना है, ऐसे लटकाना है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टच ना करें, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बलून्स विद द वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब उन दोनों ही बलून्स को एक वूलन क्लॉथ के साथ रब करो। ठीक है, तो मेरे पास ये दो बलून्स हैं, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ। ठीक है, मेरे दो बलून्स हैं और इसको भी मैं वूलन कपड़े के साथ रब कर रही हूँ और इसको भी मैं वूलन कपड़े के साथ रब कर रही हूँ। ठीक है, अब ये बोलता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? इसको भी वुलन, सेम वुलन क्लॉथ के साथ रब कर दिया, इसको भी सेम वुलन क्लॉथ के साथ रब कर दिया। अब ये दोनों क्या अट्रैक्ट होंगे या क्या अलग हो जाएंगे? तो ये दोनों, क्योंकि इन दोनों को हमने सेम चीज के साथ क्या करा, रब करा, तो इन दोनों पर अब बिल्कुल सेम टू सेम चार्ज आ गया। और सेम टू सेम चार्ज मतलब लाइक चार्ज कभी भी क्या नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता, तो क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब दूर भागता है। तो अब ये जो दो बलून्स थे जो वुलन कपड़े के साथ क्या हुए थे, रब हुए थे, अब ये दोनों मिलेंगे नहीं, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, तो दोनों ऐसे थे, क्योंकि दोनों को सेम वुलन क्लॉथ के साथ रब किया गया तो ये दोनों आपस में दूर भागने लग गए। ठीक है, एक दूसरे के पास नहीं आए। ओके, नेक्स्ट कहता है नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। ठीक है, अब ये दो पेन रिफिल्स ले रहा है। ठीक है, जो हम यूज कर चुके हैं, खत्म हो चुकी होती है ना, वो यूज्ड पेन रिफिल्स ये ले रहा है। रब वन रिफिल विद द पॉलीथीन, और एक रिफिल को आप पॉलीथीन के साथ रब कर देते हो। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, और उसको क्या करो, आप क्या कर दो, उसको एक कांच के टम्बलर में, मतलब जैसे आपका ग्लास होता है उसके अंदर रख दो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो, देखो कि क्या होता है। ठीक है, दूसरी रिफिल के साथ क्या वो अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, रब दी अदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलीथीन, दूसरी रिफिल को भी उसने पॉलीथीन के साथ ही सेम पॉलीथीन के साथ रब कर दिया। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, अब उसी रिफिल को दोबारा से चार्ज रिफिल के पास लेकर जाओ। मान लो ये मेरे पास दो रिफिल्स हैं, पेन मत मानो, रिफिल मानो। इसको मैंने पॉलीथीन के साथ रिफिल वन को रब किया, साथ ही साथ मैंने दूसरे रिफिल को भी रब करा पॉलीथीन के साथ। अब वो बोलता है इन दोनों को रख दो वहीं पर जहां पे थे और देखना कि क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे। अब आप बताओ, क्योंकि इन दोनों को मैंने सेम पॉलीथीन के साथ रब किया है ना, मैंने इन दोनों रिफिल्स को पॉलीथीन के साथ रब किया तो इन दोनों में सेम चार्ज आ गया होगा, और सेम चार्ज आ गया होगा मतलब लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता, वो रिपेल करता है। तो ये रिफिल सब दूर भागेंगी, पास नहीं आएंगी, कोई पास नहीं आएगा, नो नजदीकियां, ओनली दूरियां। ठीक है, चलो, बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। अच्छा, आपको क्या करना है, उसको टच नहीं करना, अगर आप उसे टच कर दोगे तो उसका चार्ज जो है वो अलग हो जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी एक्टिविटी देखनी है, और एक्टिविटी के दौरान आपको ना उस पर हाथ लगाना है, ना ही कोई मेटल की चीज को उससे टच करवाना है। ओके ओके, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर? तो क्या रिफिल के ऊपर कोई असर पड़ेगा जो टम्बलर में थी? पता नहीं यार, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो रिपेल करेगी। चलो देखते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। हमने ऐसी चीजों को लिया जो सेम मटेरियल के बने थे और सेम मटेरियल की चीजों के साथ ही चार्ज करवाया। ठीक है, करवाया ना हमने। कहाँ थे भाई हम? ओके, what happens if two charged objects made with the different materials are brought close to each other? लेकिन अब ये बोलता है कि अगर हम दो अलग अलग चार्ज ऑब्जेक्ट्स को लेकर आए, जैसे बलून को ले आए जिसको हमने वूलन क्लॉथ के साथ क्या करा था, चार्ज किया था, और यहाँ से हमने एक रिफिल को ले लिया जिसको हमने प्लास्टिक की पॉलिथीन के साथ चार्ज किया था। जब हम इन दोनों को लेकर आते हैं आसपास, जैसे बलून और रिफिल, तो जब अब ये क्या है, इस पे अलग चार्ज था, इस पे अलग चार्ज था, दोनों अलग चार्जेस थे, तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना।
तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, let's find out rubber refill and place it gently in the glass tumbler as shown in the figure. Bring an inflated balloon near the refill and observe, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया इन्होंने क्या करा, ग्लास टम्बलर में जो रिफिल थी उसको बलून के साथ ये साथ में लेकर आए और देखा तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को आसपास बुला रहे थे, ठीक है। कह रहे थे नो दूरियां ओनली नजदीकियां, ठीक है। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk as positive. Convention का मतलब ये माना जाता है, तो माना जाता है कि जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सिल्क के क्लॉथ के अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। द अदर काइंड ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और जो दूसरा चार्ज होगा वो किस पे होगा, सिल्क के क्लॉथ पे, और वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ग्लास की रॉड जो थी उस पे पॉजिटिव चार्ज था। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद द पॉलीथीन देयर इट इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, और माना जाता है कि जब ये ग्लास की चार्ज रॉड जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, अगर हम उसे किसके साथ, प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ जो चार्ज है उसको लेकर आए, मतलब प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो है वो भी चार्ज है, साथ में जो ग्लास रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों को आसपास लेकर आए तो वो दोनों अट्रैक्ट कर जाती हैं, वो दोनों अट्रैक्ट कर जाती हैं। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? तो फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज होगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था और स्ट्रॉ भी चार्ज थी, और ये दोनों अट्रैक्ट कर गए, तो स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था। एज सिंपल एज दैट। ओके, ओके, योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। तो हमने जो गेस किया था कि जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होगी वो नेगेटिव होगी, वो बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जिसकी जो रब करने से आए हैं ये स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक होते हैं मतलब ये अपने आप नहीं मूव करते, ये मूव कब करेंगे, जब हम उसे करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज था, अगर ये चार्ज ऐसे ही रख दिया तो इसका चार्ज मेरे पास ऐसे ही नहीं आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक मैं इसे अपने से टच नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो हमें उसको खुद हिलाना पड़ेगा, तब जाके वो चार्ज हमारी बॉडी में या फिर किसी और ऑब्जेक्ट में जाएगा। क्योंकि ये खुद नहीं आया तो ये स्टैटिक है, अगर ये खुद आ जाता तो ये स्टैटिक नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो रबिंग के थ्रू आते हैं, जो रबिंग की वजह से होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। ओके, The electrical charges generated by rubbing are static. They do not move by themselves. और ये अकेले मतलब खुद ही मूव नहीं करने लग जाते, इन्हें हमें मूव करवाना पड़ता है। When charges move, they constitute an electric current. जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो क्या जब हमने ग्लास रॉड और स्ट्रॉ को मिलाया और ये चार्ज थे दोनों, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट बन गया? इतनी आसानी से नहीं बनता, करंट के लिए ज्यादा चार्जेस का मूव होना पड़ता है। तो ये तो थोड़े थोड़े चार्ज थे, है ना, स्मॉल चार्ज था इन पे, तो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा चार्ज होते, बहुत ज्यादा चार्जेस होते, तो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता। You have been reading about the electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but the motion of charges. ये बोल रहा है, आप सभी जानते हो कि करंट क्या होता है। करंट वो होता है जिसकी वजह से एक बल्ब जो है वो जलने लग जाता है। अब जलना मतलब आग से जलना नहीं, मतलब वो लाइट अप कर जाता है ना, ठीक है। या फिर वायर्स जो है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसमें करंट है। और करंट क्यों आता है? क्योंकि
चार्जेस जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो करंट बनेगा, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट बनेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके, अब एक्टिविटी 15.4, अच्छा ये भी आ सकती है एग्जाम में, ध्यान से सुन लो। कह रहा है टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, कोई भी आपने बॉटल सा जार सा ले लिया, ठीक है। जब आपने वो जार ले लिया, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। तो आपने एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, ठीक है, जो क्या होगा, जो बॉटल के ओपनिंग से ज्यादा होगा, ठीक है। ओपनिंग जो होगी बॉटल की या जार की, उससे बड़ा जो है वो कार्डबोर्ड का साइज होगा, ठीक है। ओके, pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted। वो कहता है कि इसके अंदर ना आप छेद कर दो, ठीक है। जो कार्डबोर्ड लिया उसके अंदर आप छेद कर दो, ठीक है, जिसकी वजह से एक मेटल की पेपर क्लिप जो है उसमें इंसर्ट हो पाए। ओपन आउट द वेट, तो आपको अभी तक समझ आया। अभी हम यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जब बनाएंगे वो हम कैसे बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल इजीली घर पर बना रहे हैं, जिसमें आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार इसको ट्राई करके देखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, पेपर क्लिप इंसर्ट हो सके इतना था छेद आप कर देना। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन द फिगर 15.4, और आप ओपन कर दोगे उस पेपर क्लिप को। आपने क्या करा, आपने ली एक पेपर क्लिप, मैं आपको बताती हूँ। आपने ली एक पेपर क्लिप, और जब वो आपने पेपर क्लिप ली तो आप उस पेपर क्लिप को खोल दोगे। आप क्या करोगे, उस पेपर क्लिप को खोल दोगे और उस पेपर क्लिप को आप इंसर्ट कर दोगे इस कार्डबोर्ड के अंदर। तो ये जो है ये एक पेपर क्लिप है, ठीक है, जो खोल दी गई है, ठीक है। तो आपने क्या करा, कार्डबोर्ड के अंदर एक छेद किया, जिसकी वजह से जो पेपर क्लिप है वो क्या कर सके, हम अंदर डाल सके। किसके अंदर, क्लास किसके अंदर डाल सके भाई, कार्डबोर्ड के अंदर, ठीक है। ओके, ठीक है। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 into 1 सेंटीमीटर ईच। तो अब आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स को लेना है और उसको कट कर लेना है, ठीक है। जब आप एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स को कट कर लोगे, एल्यूमिनियम फॉइल कौन सा होता है जिसमें मम्मी रोटी पैक करके देती है, तो वो क्या करना है, आपने कट कर लेने हैं 4 सेंटीमीटर into 1, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल शेप में वो कट हो जाएगी। हैंग देम ऑन दी पेपर क्लिप एज शोन, और उसके बाद आपने नीचे वाली साइड क्या करना है, उन दोनों एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स को हैंग कर देना है, मतलब लटका देना है, ठीक है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। आपने इंसर्ट करना है पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड के अंदर, ताकि वो उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो, 90 डिग्री हो, ये ना ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो, बिल्कुल सीधा हो। तो आपने क्या करा, आपने एक जार लिया, जार के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड की शीट लगाई, कार्डबोर्ड की शीट के अंदर आपने एक छेद किया, और उस छेद के अंदर आपने एक मेटल की क्लिप को डालना है, ठीक है, जो हमारी पेपर क्लिप होती है, ठीक है। जब आपने उस पेपर क्लिप को डाला तो उसके साथ ही आपने क्या करा, उस पेपर क्लिप के नीचे वाली साइड पे आपने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स को लगा दिया, ठीक है। जब आपने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स को लगा दिया तो अब हम देखते हैं क्या होगा। चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। आपने क्या करना है, फिर एक रिफिल को चार्ज कर लेना है, किसके साथ करोगे, पॉलीथीन के साथ, और उसके बाद आप उस पेपर क्लिप के पास उस चार्ज रिफिल को लेकर जाओगे। जैसे इन्होंने एक रिफिल ली, वो चार्ज थी, और उस चार्ज रिफिल को ये पेपर क्लिप के पास लेकर गए, दिख रहा है ना, पेपर क्लिप के पास लेकर गए। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन दी फॉइल स्ट्रिप्स, तो ये बोलता है क्या यहाँ पर ये जो फॉइल की स्ट्रिप्स लगी हुई थी, एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स, क्या इन पे कोई चेंज आता है, क्या इन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या ये रिपेल होती है मतलब दूर भागेंगी, या अट्रैक्ट होंगी, कुछ होता है क्या इसमें। नाउ टच दी अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अलग दूसरी
जो बॉडीज है जिन्हें आपने चार्ज किया हुआ है, जैसे कोम्ब है या बाकी कुछ और, उसको भी अगर आप इसके पास लेके जाते हो तो तब भी आप नोटिस करना कि क्या इसमें कुछ रिपेल हो रहा है या फिर कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स जो हैं वो रिपेल हो रही हैं या अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, डू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस? क्या फॉइल जो स्ट्रिप्स हैं वो हर बार सेम तरह से बिहेव करेगी, मतलब हर बार रिपेल करेगी या हर बार अट्रैक्ट करेगी, ऐसा है क्या? या फिर कैन दिस एपरेटस कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट? क्या हम इस एपरेटस को जानने के लिए बना सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल्ड ईच अदर? हुआ क्या? अभी तक तो समझ नहीं आया। हमने क्या करा? हमने ये बना लिया था। अब बात आई, मैंने इस रिफिल को अपने पास लेकर गई, ठीक है, अपने पास से एक रिफिल जो चार्ज थी पॉलीथीन के थ्रू उसे लेकर गई और मैं इसके साथ लगाती हूँ। जब मैं इसके साथ लगाऊंगी तो मेटल की क्लिप से ये चार्जेस जो है वो मेटल के क्लिप तक फ्लो करेंगे तो ये दोनों एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स हैं, मतलब मेटल लिख है, तो इसमें भी चार्जेस आ जाएंगे। जब इन दोनों में चार्ज आएगा तो इन दोनों में सेम चार्ज आया होगा। क्यों? क्योंकि रिफिल तो एक थी और यही रिफिल वाला चार्ज इस मेटल स्ट्रिप में और यही रिफिल वाला चार्ज इस मेटल स्ट्रिप में। जब हमने देखा कि ये दोनों मेटल स्ट्रिप्स के पास सेम चार्ज है तो आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों मेटल स्ट्रिप्स अलग अलग हो जाती हैं, मतलब दूर भागती है। ये दूर क्यों भागी? क्योंकि जो चार्ज था वो सेम टाइप का था जैसे कि रिफिल में आ रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और चीज ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोम ले लेती हूँ जो मैंने ड्राई हेयर के साथ चार्ज की। जब मैं उस कोम को मेटेलिक पेपर क्लिप के पास लेकर जाऊंगी तो एल्यूमिनियम फॉइल्स के पास भी वही सेम चार्ज जाएगा, ठीक है। और जब वो सेम चार्ज जाएगा तो मेटल की जो फॉइल है, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स हैं, ये दोबारा से रिपेल करेंगी, दूर भागेंगी, पास नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ये सेम चार्ज था, तो हम बता देंगे उसे। इसने बोला ना, आप बताओ कि ये रिपेल क्यों हुई? रिपेल इसलिए हुई क्योंकि सेम चार्ज था। अगर सेम चार्ज नहीं होता तो ये अट्रैक्ट हो जाती। साथ ही साथ इसने हमसे एक और क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन था या है, वो क्वेश्चन है कि क्या इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। देखो, अगर बॉडी चार्ज होगी तो मेटल की क्लिप से वो चार्जेस जाएंगे और एल्यूमिनियम फॉइल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी चार्ज नहीं होगी तो मेटल की स्ट्रिप से कोई चार्ज नहीं जाएगा और कोई चार्ज नहीं जाएगा तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऐसे ही लटकी रह जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब चार्ज बॉडी होती है तो एल्यूमिनियम फॉइल रिपेल करता है और जब चार्ज बॉडी नहीं होती तो एल्यूमिनियम फॉइल ना रिपेल कर रहा है ना अट्रैक्ट कर रहा है, वो सेम टू सेम है, एज इट इज है। इसका मतलब कि अगर हमें जानना है कोई बॉडी चार्ज है या नहीं तो मैं उस बॉडी को अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर जाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं। क्योंकि अगर वो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स अलग अलग हुई तो मुझे पता चल जाएगा बॉडी चार्ज थी, और अगर वो एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स जो है वो रिपेल नहीं हुए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है ये चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमने ये बनाया था जिसकी वजह से हमें पता चला कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं, इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको बता दूंगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? ट्रांसफर ऑफ चार्ज की। The aluminium foil strips receive the same charge from the charge ripple through the paper clip. पेपर क्लिप के थ्रू एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स जो थी उनके पास सेम चार्ज गया था। रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये चार्ज क्यों गया था? क्योंकि हमने मेटल की पेपर क्लिप ली थी और मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो जो है वो चार्जेस को भी गुड कंडक्टर की तरह जो है वो लेंगे, जिसकी वजह से मेटल की क्लिप के अंदर से चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे, है ना। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और जो स्ट्रिप्स थी उनके पास क्योंकि सिमिलर चार्ज आ गया तो वो दोनों आपस में रिपेल हो गई, मतलब दूर हो गई।
एंड दे बिकम वाइड ओपन, और जिसकी वजह से वो वाइड ओपन हो गई, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके दूर हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ओके। Such a device can be used to test whether an object is carrying a charge or not. इसकी वजह से हम जान सकते हैं कि कोई बॉडी जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं। चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स जो है वो रिपेयर हो जाएंगी, और चार्ज नहीं होगा तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, जो हमने अभी जार और कार्डबोर्ड और मेटल की पेपर क्लिप और एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स से बनाया था। Thus, we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. लेकिन इससे हमें एक और बात पता चली, और वो बात हमें ये पता चली कि चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं। कैसे पता चली? क्योंकि रिफिल चार्ज थी, तो उसका चार्ज मेटल की किसके थ्रू, मेटल की जो पेपर क्लिप थी उसके थ्रू स्ट्रिप्स तक चला गया। तो मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और मेटल के थ्रू चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मेटल के थ्रू प्लास्टिक रॉड का, प्लास्टिक रिफिल का जो क्या है चार्ज, वो पहुंच गया एल्यूमिनियम स्ट्रिप तक, मतलब जो चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय या फिर यूजिंग क्या, मेटल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटल इज अ good conductor of electricity. Metal is a good conductor of electricity. Touch the end of the paper clip gently with the hand and you will find a charge in the foil strips. तो आप जब उसको टच करोगे तो आपको हल्का सा चार्ज महसूस होगा। They come back to their original state, लेकिन जब आप उसे छू लोगे तो उसके बाद उसका चार्जेस खत्म हो जाएंगे उसके, और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे। फिर ना वो रिपेल होंगे ना अट्रैक्ट होंगे, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। Okay. Repeat charging of the foil strips and touching the paper clip. आप ये चीज को बार बार रिपीट करके देखो, आपको पता चल जाएगा। Every time you find that the foil strips collapses as soon as you touch the paper clip with hand. और आप हर बार नोटिस करोगे कि आपने अगर पेपर क्लिप को भी टच करा तो क्या हो जाएगा, चार्जेस का मोशन ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फॉइल के पास क्या होगा, चार्जेस नहीं पहुंचेंगे और वो रिपेल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, ओके ओके। व्हाई डज दिस हैपन, ये हैपन क्यों हो रहा है देखते हैं। द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। रीजन ये है कि जब आपने क्या करा, मेटल की जो पेपर क्लिप है उस पर अपना हाथ लगाया तो आपकी बॉडी के अंदर चार्ज आ जाएगा, और जब आपकी बॉडी के अंदर चार्ज आ जाएगा तो वो आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, मतलब धरती में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर नहीं बोल सकते, बट हाँ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन है? हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें पता चलता है जब हमारे अंदर कोई चार्जेस आते हैं तो वो चार्जेस क्या करेंगे, सीधा हमारी बॉडी में जाएंगे और अर्थ के पास चले जाएंगे, मतलब धरती में नीचे जमीन में चले जाएंगे। ये जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, ये जो है एक नेचुरल फैक्ट है, ठीक है, मतलब एक फैक्ट है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई चार्ज एंटर कर रहा है तो वो बॉडी से बाहर जाएगा ही जाएगा और सीधा अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रख लेना, ओके। Why does this happen? The reason is that the foil strips loses the charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. और जब आपकी बॉडी में चार्ज चला गया तो फॉइल स्ट्रिप्स के पास तो चार्ज रहा नहीं, जब फॉइल स्ट्रिप्स के पास चार्ज नहीं रहा तो वो डिस्चार्ज हो गई, है ना। The process of transferring of the charge from a charged object to the earth is earthing, ठीक है। अब जिस प्रोसेस से एक चार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे अंदर चार्ज आया और उसके थ्रू अर्थ के अंदर चार्ज चला गया, उसे हम अर्थिंग बोल देते हैं। अर्थिंग क्या था? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, एक चार्ज को फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को ट्रांसफर करना धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, इज अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्या है? एक चार्ज ऑब्जेक्ट के चार्ज को अर्थ के अंदर ट्रांसफर करना इज अर्थिंग, ओके।
आगे बढ़ते हैं। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये जो अर्थिंग है ना, ये हमारी क्या होती है, बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो होती है। ठीक है, आप हर बिल्डिंग में नहीं होती, कुछ जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं या आप नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हो तो उसमें भी हम अर्थिंग करवाते हैं। अर्थिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर कभी लाइटनिंग हो तो क्या हो जाएगा, लाइटनिंग होगी तो जो भी चार्जेस होंगे वो सीधा हमारी बिल्डिंग के थ्रू क्या हो जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे और जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है वो बच जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम अर्थिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी जो है एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से जो चार्ज है अगर हमारी बॉडी के पास आता है तो वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाता है। तो उसी को मैंने एक पिक्चर के थ्रू शो करने की कोशिश की है। अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, लाइटनिंग खत्म कर देंगे, उसके बाद हम कल वाली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना अर्थक्वेक को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समझ आना इज इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ वीडियो बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको अच्छे से समझ आ जाए वो इम्पोर्टेंट है। वीडियो तो मैं दूसरी भी बना दूंगी। ठीक है, चलिए, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, बस आपको करना क्या, आपको अच्छे से समझना है, सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ठीक है यार, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। चलो, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब हम बात करते हैं कि यार ये लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग हो क्यों रही है। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन द टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब ये पॉसिबल है कि हम लाइटनिंग को समझ सके कि लाइटनिंग चार्जेस से हो रही है, एक ऐसे चार्जेस से जो रबिंग के थ्रू हो रहे हैं। लाइटनिंग चार्जेस की वजह से हो रही है, जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं रबिंग की वजह से। तो अभी तक हम जो इतना सा पढ़ रहे थे ये लाइटनिंग को समझने के लिए पढ़ रहे थे। आपको लग रहा होगा यार लाइटनिंग तो मैम यहाँ पर है, आप इतनी देर से क्या बोल रहे थे। मैं आपको समझा रही थी कि चार्जेस रबिंग के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि लाइटनिंग में चार्जेस कैसे आए, है ना। चलिए, you learnt in class 7th that during the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. हमने ये पढ़ा था क्लास 7th के अंदर, जहां पर हम थंडरस्टॉर्म की बात कर रहे थे और वहां पर हमने पढ़ा था कि एयर करंट्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं और जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे की तरफ आ रही होती है। तो एयर करंट्स ऊपर जा रहे हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही है। एयर करंट्स ऊपर जा रहे हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं। एयर करंट्स ऊपर, यार अब कैसे करूं मेरे हाथों का क्या करूं भाई मैं। अच्छा चलो देखो, ये है मेरा एयर करंट और ये है वाटर ड्रॉपलेट। एयर करंट ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रही है। एयर करंट ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है। एयर करंट ऊपर, पानी नीचे, एयर करंट ऊपर, पानी नीचे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी। किस चीज की, किस चीज की भाई, एयर पार्टिकल्स की विद द वाटर ड्रॉपलेट्स होगी ना। एयर करंट ऊपर जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रही है। एयर करंट ऊपर जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रही है। पढ़ा है, पढ़ा है। चलिए, these vigorous movements cause separation of charges. इन मूवमेंट्स की वजह से चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। किन मूवमेंट्स की वजह से, एयर करंट ऊपर जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं। इन दोनों की मूवमेंट की वजह से जो चार्जेस हैं वो अलग अलग तरह के हो जाते हैं। ओके, by a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edges of the clouds, ठीक है, and the negative charges accumulate near the lower edges. यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, ये बोलना चाह रहा है कि जब ये चार्जेस बने, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर दो तरह के चार्जेस आ गए। दो तरह के कौन से चार्जेस आ गए, एक आ गए आपके कौन से वाले, एक चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव, एक चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। तो मान लीजिए आपके पास एक क्लाउड है, ठीक है, ये आपका क्लाउड है और ये जो क्लाउड है इसकी अपर एजेस पे क्या आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव।
और नीचे वाली साइड पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह से चार्जेस हो गए। आपने क्या ध्यान दिया अभी तक, क्योंकि विगरस मूवमेंट हुई किसकी, अर्थ एयर करंट्स की और वाटर ड्रॉपलेट्स की, जिसकी वजह से दो तरह के चार्जेस बने, जिसमें से पहला चार्ज था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बादल के ऊपर वाली साइड होगा और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बादल की नीचे वाली साइड होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके, देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। लेकिन साथ में ये बोल रहा है कि ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। When the magnitude of the accumulated charges becomes very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. यहाँ पर ये बोलता है, कहता है क्योंकि इतने ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं तो एयर जो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती, और वो भी क्या कर जाती है, एक कंडक्टर बन जाती है, वो भी अपना नेचर चेंज कर देती है, और जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग नजर आती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज लाइट नजर आती है हमें और बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा साउंड हमें सुनाई देती है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, और जो हमें लाइनें नजर आ रही होती है, लाइट नजर आ रही होती है, वो उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। अभी बना के दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ पीछे बैकग्राउंड का, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। चलिए, ठीक है, इज इट गुड, बताइए। चलिए देखते हैं। देखो हुआ क्या, एक बादल बना, बनेंगे तो बहुत सारे, पर मैं आपको एक ही बादल बना देती हूँ, चलो 2-3 बना देती हूँ, फिर बोलोगे मैम एक बादल थोड़ी ना होता है स्काई में, है ना, तो ड्राइंग के ऊपर मत जाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि ऊपर वाली साइड सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, here also positive 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 positive। ठीक है, और नीचे वाली साइड आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव 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 एंड सो ऑन। इस तरह से बादलों में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक चीज बताओ, हमारे पास अर्थ भी तो है। मान लो ये मेरा अर्थ है, यहाँ पर मेरा एक अच्छा सा घर है जो एक हट की फॉर्म में बना देती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है। ठीक है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब है। ठीक है, ये अब आप नोटिस करोगे और आपको पता चलेगा कि हमारे अर्थ के पास भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये आपका सिनेरियो बन गया। बादल थे, बादल के ऊपर वाली एजेस पे, मतलब क्लाउड की अपर एजेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और लोअर एजेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड होता है, जो हमारा ग्राउंड होता है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इसके बीच में थी हमारी एयर, ठीक है, इसके बीच में ये हमारी एयर है सारी, और ये एयर जो है ये कभी कभार क्या करती है, ये ज्यादातर तो पुअर कंडक्टर ही रहती है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा चार्जेस उस टाइम पे बन जाते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, और वो जो है वो कंडक्ट करने लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, वो कंडक्ट करने लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर पाती इतने ज्यादा चार्जेस को। और जब वो इतने ज्यादा चार्जेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती तो ये सारे चार्जेस जो है आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, और जब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो हमें
क्या नजर आएगा? तो हमें नजर आएगा लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग। ठीक है, तो हमें नजर आती है लाइटनिंग। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे चार्जेस होने की वजह से एयर ने अपना पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला नेचर छोड़ के वो रेजिस्ट नहीं कर पाई इतने सारे चार्जेस को, मतलब रोक नहीं पाई इतने सारे चार्जेस को। और जब वो रोक नहीं पाई तो ये सारे चार्जेस आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, और जब ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं तो हमें लाइटनिंग नजर आती है। तो हमें लाइटनिंग नजर आती है, और साथ ही साथ में हमें साउंड भी सुनाई देती है, और हमें साउंड भी सुनाई देती है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब क्या हुआ, चार्जेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो अपनी निकल रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया। ओके, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लोअर एजेस पे आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गए, और यहाँ पे ग्राउंड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था ही। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में टकराव हुआ, दोनों आपस में मिले, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग नजर आई। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। ये जो डिस्चार्ज का प्रोसेस है, ये 2 या 2 से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में हमें नजर आ सकता है। ठीक है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, और ये क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर भी है, तो जहां पर भी उसको डिस्चार्ज होना होगा वो हो जाएगा, चाहे वो दोनों क्लाउड्स में, तीनों क्लाउड्स में या ज्यादा क्लाउड्स में हो, या फिर क्लाउड्स और अर्थ के बीच में हो। मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो यहाँ तो ऊपर ही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, या फिर ऊपर और नीचे वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, तो आपको लाइटनिंग जो है वो नजर आएगी। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स सेड। लेकिन आज के टाइम पे हमें ये डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हमारे एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो जो थे वो डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि इंद्र देवता या फिर जो भी देवता है, ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे आकाश देवता या जो भी देवता है, जो भी हमारे भगवान है, वो नाराज हो गए। उस तरह से अब हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि शुक्र है हमने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करी, वो नाराज नहीं हुए, वो चार्जेस के इकट्ठा होने पर ऐसे लाइटनिंग हमें नजर आ रही है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हमें बेसिक फिनोमिना तो पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग नजर आती है और आवाज सुनाई देती है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंटिस्ट अभी भी इस पे दिमाग लगा रहे हैं अपना, अभी भी इस पे जो है रिसर्च वगैरह कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से इसको समझ पाए। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक द क्लाउड, लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब कभी बिजली गिरी तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी तो खत्म होगी, साथ ही साथ आपकी जान भी जाएगी। मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बात आपको बता रही हूँ। अगर किसी इंसान पे बिजली गिर जाए या किसी की प्रॉपर्टी पे बिजली गिर जाए तो क्या होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। इसलिए हमें जरूरी है कि हम कुछ मेजर्स लें जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे? लाइटनिंग से। तो ये नहीं है कि हम बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लाइटनिंग को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है और ह्यूमन बीइंग उसको रोक नहीं सकता। लाइटनिंग सेफ्टी देखते हैं अब कैसे सेफ्टी लेते हैं हम, कैसे कर सकते हैं हम अपनी सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कहते हैं जब भी आपकी लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रही है, मतलब गड़गड़ गड़गड़ वाली आवाज आ रही है, तो कोई भी खुली जगह सेफ नहीं है। आप किसी खेत में, किसी प्लेग्राउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स में इधर मत जाना जो ओपन है। ठीक है, किसी बड़े स्टेडियम में जो ओपन है वहां नहीं जाना, क्योंकि नो ओपन प्लेस इज सेफ।
ठीक है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही आपको थंडर सुनाई देता है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो आपको एक सेफ प्लेस में जाना है। और वो सेफ प्लेस कोई खुला एरिया तो नहीं है, तो किसी बंद एरिया में जाना है। जैसे आप घर के अंदर चले जाओ, आप शॉप के अंदर चले जाओ, आप कहीं ना कहीं चले जाओ। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। जब आप लास्ट में थंडर को सुन लेते हो और उसके बाद थोड़ी देर आप रुकना, ये नहीं करना कि हाँ चलो खत्म हो गया भागते हैं, क्या पता दोबारा बिजली कड़क जाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, रुकना है, उसके बाद जाके आपको बाहर निकलना है। उससे पहले आप मत निकलेगा। अभी हम और सेफ्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। जब भी आप किसी घर में, किसी बिल्डिंग में होते हो, किसी ऑफिस में हो, तो आप सेफ हो। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड विद द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप गाड़ी में हो या किसी और बस या किसी और व्हीकल में हो, तो आप सेफ हो जब तक जब तक उस गाड़ी, उस बस या किसी भी चीज की जो खिड़कियां हैं और जो दरवाजे हैं, मतलब विंडोज और जो डोर्स हैं, वो बंद है। क्योंकि विंडोज और डोर्स अगर ओपन होंगे तो क्या होगा, एयर अंदर की साइड आएगी। एयर अंदर की साइड आएगी तो एयर तो वैसे भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई है उस टाइम पे, और अगर वो आ गई तो लाइटनिंग आपके पास भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आप कार में फंसे हो, कहीं और हो, तो आपको गाड़ियों की खिड़कियां और दरवाजे सब कुछ बंद करने हैं। खोल के उसका आनंद मत लेने लग जाना बारिश का, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से अपनी पोजीशन बना सकते हो। अगर आप किसी ओपन एरिया में हो, अगर आप किसी ओपन एरिया में हो तो आप ऐसे बैठ सकते हो जिसमें आप अपना मुंह जो है वो नीचे कर लो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आप सेफ हो सकते हो। डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। ये अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक की बात करेंगे, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ अर्थक्वेक वाली वीडियो भी देखना, और पीछे मैंने चैप्टर्स अपलोड करे हैं, रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, वो सारे भी देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलो, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब भी बिजली कड़क रही है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है। Outside, open vehicles and motorbikes, tractors, construction machinery, open cars are not safe. कोई भी चीज जो ओपन है वो सेफ नहीं है। चाहे आप किसी ग्राउंड पे हो या फिर आप किसी भी व्हीकल के अंदर हो, आप स्कूटी पर हो, आप ट्रक में हो, आप बाइक में हो, अगर वो चीज ओपन है, खुली हुई है, जो सीधा एयर के कांटेक्ट में आ रही है, तो आप उधर सेफ नहीं हो। Open fields, tall trees, shelters in parks, elevated places do not protect us from lightning strokes. तो जो ओपन फील्ड्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, या फिर क्या हो सकता है जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आप ये मत सोचना यार ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसके नीचे जाके बैठ जाता हूँ, नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपको किसी पेड़ वेड़ के नीचे छुपना है तो आप छोटे पेड़ के नीचे छुपो, ठीक है। छोटे पेड़ के नीचे छुपो, या फिर किसी घर में छुपो, कहीं और जाके छुपो, किसी भी ओपन एरिया में जहां पर सीधा एयर का कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, ठीक है, ड्यूरिंग दी थंडरस्टॉर्म। अच्छा, आप अम्ब्रेला लेके सोच रहे हो कि अब चलता हूँ बारिश के मजे ले लूंगा और अम्ब्रेला तो मुझे बचा लेगा, तो ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो मेटल लगा हुआ है, जिसको आपने हैंडल पकड़ा हुआ है वो भी तो मेटल का है। तो आपको ये नहीं करना। साथ ही साथ अम्ब्रेला जो है ये आपको ऊपर से तो ढक देगा, लेकिन साइडों से तो नहीं ढकेगा ना। और अगर वो साइडों से नहीं ढकेगा तो आपके पास तो एयर आ रही है, और एयर आ रही है, और एयर उस टाइम पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई है, मतलब गुड तो नहीं बनी हुई, बट एयर जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही है चार्जेस को। तो क्या हो सकता है, आपके पास भी लाइटनिंग आ सकती है। इसलिए आपको अम्ब्रेला लेके भी बाहर नहीं जाना है। इन अ फॉरेस्ट टेक अ शेल्टर अंडर द शॉर्टर ट्रीज। अगर आप किसी जंगल में हो तो छोटे पेड़ों के पास जाना है, बड़े पेड़ों के पास आपने नहीं बैठना है। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन अ ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। सॉरी, कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है और आप एक बड़े से एरिया में हो, तो आपको क्या करना है, आपको सारे बड़े बड़े ट्रीज से बचना है। टॉल ट्रीज, टॉल बिल्डिंग्स, इनसे आपको बच के रहना है। स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पोल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट से तो रखना ही है दूर। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस हो जाएगा, और वो चार्जेस आपके पास भी आ सकते हैं, तो आपको दूर रहना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। आपको एकदम से ग्राउंड के ऊपर लेट नहीं जाना है,
ठीक है, बंदा सोचता है कि हाँ चलो वैसे करके ऊपर हवा में देखते हैं, मजे लेते हैं। मजे नहीं लेने उस टाइम पे, उस टाइम पे अपने आप को बचाना है, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो गया आपके ऊपर लाइट आ गई, लाइटनिंग आ गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और फिर वो डेडली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है, स्क्वाट वाली पोजीशन में बैठना है और आपको अपना हेड नीचे कर लेना है। ठीक है, एंड योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। ठीक है, तो आपके हैंड्स आपके नीज पे होंगे, आप स्क्वाट वाली पोजीशन में होंगे। ठीक है, और आपका हेड जो है वो अंदर की साइड होगा बिटवीन दी हैंड्स। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। इसकी वजह से आप एक स्मॉलेस्ट टारगेट हो जाओगे जो लाइटनिंग को स्ट्रक कर सकता है। ठीक है, तो उससे पहले लाइटनिंग आपको स्ट्रक करे वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े ट्रीज को, इन सब चीजों को स्ट्रक करेगी। ओके, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या करना है, लाइटनिंग एंड स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। तो लाइटनिंग जो होती है वो क्या कर सकती है, जो भी आपकी वायर वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। जहाँ पे भी आपके जो है क्या बोलते हैं सॉकेट्स हैं, या फिर आप फोन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। जब थंडरस्टॉर्म आ रहा हो तो इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, इनके पास मत जाओ। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। लेकिन अगर आपको फोन यूज करना तो आप मोबाइल फोन जैसे स्मार्टफोन होता है इन सब चीजों को यूज कर लो, कॉर्डलेस को यूज करना। लेकिन अगर आपके पास वायर वाला फोन है, टेलीफोन, तो उसको यूज मत करना। क्यों? क्योंकि वो वायर है और वायर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. ठीक है, तो आप किसी को भी कॉल मत करना जो इसके पास वायर वाला फोन हो। But bathing should be avoided during the thunderstorm to avoid contact with the running water. अच्छा, उस टाइम पे आपको नहाने भी नहीं जाना। ये नहीं कि चलो बारिश आ रही है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, अब क्या करूं, वेला बैठा हूँ, चलो नहा लेता हूँ। भाई नहा लेना, दिन में नहा लेना, कल नहा लेना, रात को नहा लेना, जब मर्जी नहा लेना, पर जब थंडरस्टॉर्म आए तब मत नहाना, कृपया करके तब मत नहाना। क्यों नहीं नहाना? क्योंकि उस टाइम पे आप रनिंग वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाओगे और वाटर में क्या हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आ सकता है, लाइटनिंग से दिक्कत हो सकती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। सारी जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, उन सबको अनप्लग कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, लेकिन आपके घर पे जो लाइटें जल रही है, ट्यूबलाइट वगैरह, ये चल सकती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम ही चार्जेस को ऑब्टेन करती है, मतलब रिक्वायर करती हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो है वो आपको हार्म नहीं करते। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर्स। बस उससे पहले मैं एक छोटा सा 2 सेकंड का ब्रेक ले लूं ताकि मैं पानी पी लूं। ओके, हो गया। चलो अब हम बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स की। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता था, कहीं से चार्ज आ रहा है, मेरी बॉडी से वो चार्ज जाएगा और अर्थ के पास चला जाएगा। लाइटनिंग कंडक्टर में भी ऐसा होता है, बट वहां पर मेरी बॉडी या आपकी बॉडी यूज नहीं होती, वहां पर कुछ सिस्टम यूज होता है जो बिल्डिंग्स के अंदर लगता है। अब वो सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे लाइटनिंग आई तो जितने भी चार्जेस होंगे एयर में, आपके घर के आसपास, आपकी बिल्डिंग के आसपास, वो सारे चार्जेस उस वायर के पास या फिर उस जगह चले जाएंगे जिसके थ्रू अर्थिंग होगी। ठीक है, और उसके पास जाएंगे और वो सीधा ग्राउंड के अंदर आपका सारा चार्ज चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग, आपका हाउस, आपका ऑफिस, ये सब सेफ रह सकता है। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. Lightning conductor को यूज किया जाता है बिल्डिंग्स को बचाने के लिए। किससे? लाइटनिंग से। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. क्या होता है, जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसमें एक मेटल की रॉड जो है वो डाल दी जाती है। ठीक है, जब उसमें मेटल की रॉड डाल दी जाती है तो क्या होता है, वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। तो वहां पर क्या होता है, देखो जैसे ये है, ठीक है,
चलो पहले बता देती हूँ फिर समझाती हूँ। ठीक है, वन एंड जो है वो ऊपर की तरफ एयर में छोड़ दिया जाता है और दूसरे वाला नीचे जमीन तक लेके जाया जाता है। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टू सम एक्सटेंट। तो हमारे घर में जो भी क्या लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी हैं, कंस्ट्रक्शन का सामान के टाइम मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी थी हमारे घर के अंदर, या फिर जो वाटर पाइप्स लगी थी बिल्डिंग के अंदर, वो भी हमें कहीं ना कहीं लाइटनिंग से बचा सकती हैं। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। लेकिन ये ना हो कि आप वाटर की पाइप के पास चले जाओ, है ना, आप टूटी के पास जो होते हैं क्या बोलते हैं टैप, उसके पास चले जाओ, उससे थोड़ा कांटेक्ट दूर रखना। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर हम आज का जो चैप्टर है वो खत्म करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है वो खत्म करेंगे और साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्लास में अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। ओके, तो मैं बना लेती हूँ अपनी छोटी सी आर्ट, क्योंकि मेरा अच्छा सा घर तो मेरा इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं, है ना। तो मैंने क्या करा, अपना ये घर बना लिया। चलो जी, मेरा घर बन गया और ये मेरा दरवाजा है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक विंडो बना देती हूँ। भाई अभी मैंने सब बंद कर दिया क्योंकि लाइटनिंग आ रही है ना। चलो, ऊपर से क्या हो रहा था, लाइटनिंग आ रही थी, है ना। ओहो, ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा था, लाइटनिंग आ रही थी। जब ऊपर से लाइटनिंग आ रही थी तो मैंने क्या करा, मेरे घर में पहले से ही मैंने लाइटनिंग कंडक्टर लगवा दिया। अब ये जो मैंने लाइटनिंग कंडक्टर लगवाया था ना, पता है कैसा दिखता है, वो होता है एक ऐसा सा मेटल की रॉड, थोड़ी मोटी बना देती हूँ, दिखनी चाहिए अच्छे से। तो एक ऐसे मेटल की रॉड, ये है मेरा लाइटनिंग कंडक्टर। अब मेरा घर जो है वो जमीन के नीचे ही होगा, ऐसे करके वो जमीन जा रही होगी, तो यहां तक मैंने लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया, मतलब जमीन के नीचे तक। अब इससे होगा क्या, ये जो है ये बना होगा किससे, मेटल से। किससे बना हुआ है, ये मेटेलिक है। ठीक है, तो ये मेटल से बना हुआ है। जब ये मेटल से बना हुआ है तो क्या होगा, ये जितना भी करंट आ रहा था, जितने भी चार्जेस थे, जितना भी लाइटनिंग की वजह से चार्जेस आ गए थे, ये सारे के सारे चार्जेस चले जाएंगे कहाँ, इस वायर के पास। जितने भी ये वाले चार्जेस थे, ये वाला चार्जेस, ये वाले चार्जेस, ये सारे चार्जेस चले जाएंगे इस मेटेलिक रॉड के पास। क्यों, क्योंकि मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे चार्जेस अपने पास लेकर आएगा और वो सारे चार्जेस इसके थ्रू फ्लो होने लग जाएंगे। जब ये इसके थ्रू फ्लो होंगे तो ये वहां तक जाएंगे जहां तक ये रॉड थी, मेटेलिक वायर थी, और मेटेलिक वायर तो जमीन के नीचे तक थी। तो मतलब यहाँ पर अब सारा चार्ज आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी चार्ज है आपका। ठीक है, ये सारा चार्ज यहीं पे आ गया। ठीक है, और ये सारा चार्ज जो यहाँ पर आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बिल्डिंग बिल्कुल सेफ हो गई और इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर बिजली आनी भी होगी, यहाँ पे लाइटनिंग आनी भी होगी, तो मेटेलिक रॉड के थ्रू नीचे चली जाएगा सारा चार्ज और आपकी बिल्डिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अगर ये मेटेलिक कंडक्टर नहीं लगा होता, तो ये सारा का सारा चार्ज चला जाता इस घर के ऊपर और फिर मेरा घर डिस्ट्रॉय हो सकता था और मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी थी तो मैंने अपने घर में लाइटनिंग कंडक्टर लगवा लिया, जिसकी वजह से जब लाइटनिंग आई तो मेरा घर बच गया, क्योंकि सारा जितना भी चार्जेस था वो मेटेलिक वायर के थ्रू चला गया, मेटेलिक रॉड के थ्रू चला गया, कहाँ पर, हमारे ग्राउंड के अंदर। अच्छा, अब ये ग्राउंड के अंदर गया, ग्राउंड के अंदर गया मतलब अब हम तो सेफ हो गए, लेकिन ये चार्जेस ग्राउंड के अंदर गए हैं, तो इसको मैंने नाम दे दिया, इस प्रोसेस को जिसमें लाइटनिंग कंडक्टर सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ले लेता है और ग्राउंड तक छोड़ देता है, तो मतलब ये अर्थ तक छोड़ रहा है, तो इस सारे प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया अर्थिंग। क्या नाम दे दिया, अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग में क्या था, अर्थिंग में यही तो था, अर्थिंग में यही था ना। क्या हुआ था, जब भी चार्ज बॉडी को का चार्ज हम ले लेते हैं और अर्थ के पास पहुंचा देते हैं तो हम उसे अर्थिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जितना चार्ज था
एयर के अंदर वो सारा चार्ज हमने लिया और अर्थ के अंदर पहुंचा दिया, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इस प्रोसेस को क्या बोला, अर्थिंग बोला। समझ आ गया? आई होप आपको अब इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। होगा तो बता देना। अच्छा, अब एक चीज बताओ, चैप्टर यहीं तक रोके और अर्थक्वेक बाद में करते हैं, वरना ज्यादा आपके पास लोड हो जाएगा और उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं नहीं चाहती आप आधा अधूरा चैप्टर देखो, इसलिए आप इतना ही चैप्टर आज देख लो, बाकी चैप्टर कल देख लेंगे। लेकिन 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 उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दो यार। बहुत कम अभी स्टूडेंट्स हैं, और जब बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ना तो फिर ऐसे रेगुलरिटी नहीं हो पाती। तो मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, आपको समझाऊं, आपके कमेंट्स को देखूं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं और सारी एनसीईआरटीज को कवर अप करवाऊं, वो भी फ्री में, वो भी यूट्यूब पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको शेयर करना है, सबसे लाइक करवाना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है, मैं आपको जरूर 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 बताऊंगी। तो जल्दी से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब कुछ शेयर कर देना, सारी वीडियोस को, ठीक है, सारे दोस्तों के साथ। अच्छा, चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।